ठीक है, मैं याद दिला दूंगा आपको एक दिन। ओके, यस, यहाँ पर लास्ट हमने, लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 8, ठीक है। लेट मी जस्ट एडमिट दी स्टूडेंट, यस, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो बता देना, अदरवाइज लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट हियर। तो यहाँ पर 8 नंबर रूल हम लोग, यस, ट्राई टू कीप योर माइक म्यूट, ताकि यहाँ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा ना आए, क्रिएट ना हो, पढ़ाने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज लगातार मैं बता रही हूँ कुछ तो बीच में नहीं बोलने का कोशिश करिएगा। यस, तो रूल नंबर 8 से कि जब कोई आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट मैंने समझाया था क्या होता है, जब भी आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि सीता सिंग, यानी कि सीता गाना गाती है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आपको और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आधा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, आपको पूरा समझ में आ रहा है कि जो लड़की सीता है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है वो गाना गाती है, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस आते ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स उन वर्ड्स या फ्रेजेस को कहते हैं। फ्रेज का मतलब होता है जब हम कुछ वर्ड को साथ में मिला के लिखते हैं और उनका कुछ अधूरा सा मीनिंग आपको पता चलता है। हमेशा आधे मीनिंग रहेंगे, कभी भी पूरा मीनिंग नहीं होगा। पूरा मीनिंग हो जाएगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा। कुछ वर्ड्स रहते हैं जिसमें आधा मीनिंग रहता है, उनको एक साथ लिखते हैं तो हम फ्रेज कहते हैं। तो कुछ फ्रेज या फिर वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं, सिर्फ इसी पर्पज से लगाए जाते हैं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या लगाना है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर आप कुछ लिखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखते हैं, तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, यस प्लीज कीप योर माइक, ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा दैट इज योर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप वर्ब के बारे में बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो यहाँ पर अगर हम वर्ब के बारे में बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट में, तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो लेट मी गिव यू अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। शी इज सेइंग, मतलब वो रह रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि कहाँ रह रही है, ठीक है, क्यों रह रही है, क्या नहीं रह रही है, मतलब ये मैसेज जो है ये अधूरा है। इस सेंटेंस में मैसेज आपका अधूरा है, तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे। शी इज स्टेइंग एट द होटल। एट द होटल आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट था, वर्ब था, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ऑब्जेक्ट की जगह आया, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शी लुक्स, वो दिखती है, कैसी दिखती है नहीं पता, किस चीज के बारे में हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इफ वी गिव एनीथिंग इनिशियली, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम देते हैं, ठीक है, जो कंप्लीट करे इस सेंटेंस को, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें
शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, यानी कि वो किसी पर्सन के लिए, नाउन के लिए लगाया जाता है। तो किस नाउन के लिए लगाया गया है? शी के लिए लगाया गया है। तो शी इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और ये क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, जो कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगा। तो यहाँ पर किसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? शी के बारे में। तो शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो हो गया ब्यूटीफुल जो हो गया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। नाउ इफ वी गिव एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ठीक है, यानी कि जो काम हो रहा है उसके बारे में बताकर यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इट इज मी हु हैव टू गो, पहली बात तो ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपको लग कहाँ रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट? हु हैड टू गो। ये आपका अगर सेंटेंस होता, यहाँ पर अगर इतना ही आपका सेंटेंस होता, हु हैड टू गो, तो किसे जाना है, ये तो सवाल हो गया, सेंटेंस नहीं हुआ, राइट? ये तो सवाल हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इट इज मी, इट इज मी लगाया है। मी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है, यहाँ पर कौन जा रहा है, ठीक है, कौन, हु हैड टू गो, ठीक है, तो कौन जा रहा है, कौन काम कर रहा है, वो बताया जा रहा है। ठीक है, इट इज आई हु हैड टू गो। तो टू वाला जो रहता है, यहाँ पर टू बी अगर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत करिएगा। टू बी जो होता है, 1 मिनट, yes, I hope it is not flickering a lot. टू बी जो होता है, टू बी आपके जो वर्ब होते हैं, दैट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली। ठीक है, जो वर्ब जो होते हैं वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। वन मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, इस वर्ब को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पर टू गो, ठीक है, इस तरह के जो मतलब V1 फॉर्म वाले जो रहते हैं, जिनके आगे टू लगता है, उन वर्ब की बात की जा रही है। तो यहाँ पर टू गो हो गया, टू ब्लेम हो गया, इस तरह के अगर आपका सिर्फ टू बी लिखा है, इसका मतलब टू बी के आगे नहीं लगना है, टू के आगे लगना है, जो भी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो उस तरह का जो वर्ब होता है और उसके बारे में अगर कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, उसके लिए अगर कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इट इज आई लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लगेगा। ठीक है, कीप योर माइक्स म्यूटेड, यहाँ पर आवाज नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क मी बाय रेजिंग द हैंड। तो इट इज आई लगना चाहिए, यानी कि जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब लगेगा, बच्चे कहाँ से नॉइस आ रही है? माइक बिना मतलब के आप अनम्यूट नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट पूछना है, आप हैंड रेज करेंगे, तरीके से क्लास करिए। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब जो रहेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब अगर रहेगा टू बी वाला फॉर्मेट में, तो उसके साथ हम प्रोनाउंस जो लगाएंगे वो आपका नॉमिनेटिव केस में लगेगा। नॉमिनेटिव केस मतलब यहाँ पर होता है जो मतलब जो अपर केस में, यानी कि सब्जेक्टिव केस में होता है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
ओके, तो ये आपका रूल नंबर 8 है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई फॉर्मेट हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है रूल तो बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेट समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरह का आपका सेंटेंस बन रहा है। इट इज आई हु हैव टू गो, तो इट इज ही हु हैव टू, हु इज टू ब्लेम, यानी कि इस तरह का अगर कोई सेंटेंस बनता है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस यानी कि एज अ सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, पोजेसिव नहीं लगेगा, सब्जेक्ट केस में रहेगा आपका, ठीक है। इट वाज ही हु कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वुड बी रूल नंबर 9। यहाँ पर आपका ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में कब रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में कब रहेगा, जब ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब रहे, ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया जा रहा है। इट इज फॉर हिम टू कंसिडर, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया जा रहा है, ये सेंटेंस इसी तरह कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सेंटेंस इसी फॉर्मेट में कंप्लीट होगा, इससे आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, और अगर अलग अलग करोगे भी तो भी यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंग आपका कन्वे कर रहा है, ठीक है। अलग कर दोगे ना, तो इसको जैसे हमने अलग कर दिया यहाँ पर, इट इज फॉर हिम टू कंसिडर, तो इस पार्ट को अगर हम लोग अलग कर देते हैं, हिम टू कंसिडर, तो फॉर हिम टू कंसिडर भी अगर लिखते हो तो ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा है इस केस में, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब क्या है, कंसिडर करना, तो उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, हिम जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब उसे कंसिडर करना है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, या कोई भी बता रहा है तो उसे कंसिडर करना है, यानी कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो वहां पर हिम की तरह लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। इट इज फॉर हिम टू कंसिडर, आस्क हिम टू गो, ठीक है। मतलब जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा कि हु विल बी गोइंग विद मी या हु विल कम विद मी, तो यहाँ पर आस्क हिम टू गो, उसे पूछ लीजिए जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूं डायरेक्टली बिना क्वेश्चन पूछे कि इट इज यू हु आर गोइंग टू कम विद मी, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन हो जाएगा, ये आपका सिचुएशन हो जाएगा रूल नंबर 8 के, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ध्यान देना है कि किस फॉर्मेट में एज एन ऑब्जेक्ट लग रहा है, सब्जेक्ट लग रहा है, किस फॉर्म में एज एन ऑब्जेक्ट लग रहा है। सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर लगेगा, ठीक है। नाउ if you have doubt, just ask me by raising the hand. Otherwise, I'll move on to the next rule. When two singular nouns join by and, यानी कि दो सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या है, दो सिंगुलर नाउन है, किससे ज्वाइन किए गए हैं, एंड से ज्वाइन किए, डोनेट द सेम पर्सन और थिंग, मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं सेम पर्सन को या फिर सेम ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर लगेगा, यानी कि दो नाउन जो लिखे गए हैं वो सेम पर्सन को लिखे गए हैं, ठीक है। कैसे होता है ये देख लेते हैं, और आर्टिकल यहाँ पर द लगेगा, आर्टिकल यहाँ फर्स्ट नाउन से पहले द लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेजर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट, तो यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजर जो हैं वो सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने रवि का नाम लिखा या फिर कोई भी एक्स पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है यही अकाउंट्स ऑफिसर भी है और यही ट्रेजर भी है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर और ट्रेजर ऑफिसर दोनों ही सेम पर्सन है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर दो नाउन या दो सेंटेंस अलग अलग लिखने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने सेम सेंटेंस में इसको इंक्लूड कर दिया। अब क्योंकि ये एक ही इंसान है तो यहाँ पर इसके लिए सिंगुलर नाउन ही लगना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन लगना चाहिए, क्योंकि इंसान तो एक ही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हिज वर्क लगेगा, देयर वर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपका इस तरह का सेंटेंस बन रहा है जहां पर सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं,
आर्टिकल्स में भी ये रूल मैंने पढ़ाया था, बाकी क्लासेस में जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो ये रूल पढ़ाया था। यहाँ पर द लगने का मतलब है, अगर आगे में आपका द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों पर्सन सेम है। ठीक है, द लगने का मतलब है कि ये दोनों पर्सन सेम है। जैसे द पोएट एंड राइटर was dead before the night falls, तो यहाँ पर द पोएट एंड राइटर लिखा है, यानी कि पोएट और राइटर वो सेम पर्सन थे। वही सेम पर्सन पोएट भी था, वही सेम पर्सन राइटर भी था। ठीक है, तो द लिख दिया, इसका मतलब सेम पर्सन है। अ राइटर या फिर अ पोएट लिखा है, इसका मतलब कि अलग अलग पर्सन है। ठीक है, अ पोएट और अ राइटर लिखा है, इसका मतलब कि एक पोएट था और एक राइटर था, दोनों अलग अलग थे। अंडरस्टूड? So whenever there is a the before two singular pronoun, और बेसिकली ये पर यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन लगे रहेंगे, ये या तो एडजेक्टिव रहेंगे या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट की हेड भी वही है और सीनियर एसोसिएट भी वही है, सेम पर्सन। एचआर डिपार्टमेंट की हेड भी है, एचआर मैनेजर भी है, और आपको यहाँ पर सीनियर एसोसिएट भी है। तो जब दोनों पोजीशन को मैं लिखूंगी तो यहाँ पर द लगा के लिखूंगी, द एचआर मैनेजर एंड सीनियर एसोसिएट विल बी ब्रिंगिंग हर फैमिली विद हर। ठीक है, तो यहाँ पर हर लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिंगुलर पर्सन को मैंने रेफर किया है दोनों पोस्ट के लिए, लेकिन अ लगा दिया। ठीक है, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैं रेफर कर रही हूँ तो मुझे दोनों जगह लगाना होगा। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि एचआर मैनेजर कौन है और मुझे पता है कि सीनियर एसोसिएट कौन है, अगर वो सेम नहीं है तो यहाँ पर सेंटेंस किस तरह बनेगा? द सीनियर मैनेजर एंड द सीनियर एसोसिएट, the HR manager and the senior associate should carefully do their work। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस पर्सन को जानती हूँ, मुझे पता है कि सीनियर एसोसिएट कौन है, एचआर मैनेजर कौन है, तो उस केस में द दोनों जगह लगेगा। ठीक है, ये आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज कौन सा आर्टिकल लगता है तो पता चलता है, लेकिन यहाँ पर सेम सेंटेंस में दो पोजीशंस लिखी गई हैं या फिर दो एडजेक्टिव लिखे गए हैं और सामने में सिर्फ एक ही द लगा है, एंड से ज्वाइन किया गया है, तो उस केस में ये समझ लीजिए कि ये एक ही पर्सन को बोल रहा है, और एक ही पर्सन को बोल रहा है तो एक ही पर्सन के लिए यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वुड बी रूल नंबर 11। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर दिस। Rule number 11. When a personal pronoun is connecting by a conjunction with some other words in objective case, it must be in the objective accusative case। यानी कि अगर किसी पर्सन को एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, जिसको हमने कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है जिसको हमने कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट किया है, तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है यू और मी है, कंजंक्शन से एंड से कनेक्ट हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, यू आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में सेम रहता है, तो आपको उससे पता नहीं चलेगा, किससे पता चलेगा? मी से पता चलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आई रहता है, यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि आई नहीं रहेगा, मी रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब आप स्पेसिफिकेशन इस तरह का कर रहे हैं कि दो प्रोनाउंस जो हैं उनको कंजंक्शन के थ्रू हम ज्वाइन कर रहे हैं, और केस यानी कि जो भी हो रहा है उस पर हमें असर पड़ रहा है, हम पे असर पड़ रहा है या किसी और पे असर पड़ रहा है, जिससे भी असर पड़ रहा है, इस टाइप का सेंटेंस हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस में रखना है, ना कि सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको उल्टा भी करें, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाला जो केस होता है, आई डोंट नो कि मैंने आपको क्लास में बताया या नहीं बताया। आई बिलीव कि नाउन में एक ऐसा रूल था
कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर सेम सेंटेंस में रहे तो आप किस फॉर्मेट में यूज करते हैं। ठीक है, तो एज अ सब्जेक्ट रहते थे वहां पर, तो आई, ही एंड आई, यू एंड हिम रहता था, यू, हिम एंड आई रहता था। ठीक है, जब नॉर्मल केस होता था तो उसी केस में वहां पर सब्जेक्ट था, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्लोथ तुम्हारे लिए और मेरे लिए है, यानी कि मुझे क्लोथ्स मिले, तुम्हें भी क्लोथ्स मिले, यानी कि हम पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप यू एंड मी लिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ रूल नंबर 12, if you are having any doubt, again I'm telling you, you can just ask me by raising the hand. A pronoun should be used in objective case in a sentence beginning with let. let से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसमें अगर कोई भी प्रोनाउन लगा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करेंगे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ ये सेंटेंस है, लेट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद प्रोनाउन लगा है, तो वहां पर आपका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा, सब्जेक्टिव का नहीं। लेट आई नहीं होगा, लेट मी, लेट ही नहीं होगा, लेट हिम होगा, लेट शी नहीं होगा, लेट हर होगा। ठीक है, लेट दे नहीं होगा, लेट देम होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इस तरह का आपका सेंटेंस बनेगा कि लेट हिम गो टू हिज ऑफिस, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड इन टाइम। ठीक है, इस तरह के लेट मी गो टू द मार्केट, ठीक है, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपके अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 12 रहेंगे कि लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वहां पर प्रोनाउन लगा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। प्रीटी इजी, डू नॉट हैव टू बी रिमेम्बर्ड, but just keep in mind so that you are able to formulate the correct sentence. ठीक है, रूल नंबर 13। यस रोहित। मिस थोड़ा सा 10 नंबर एक बार दिखा दीजिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट। रूल नंबर 10, ओके डन, थैंक यू। okay, so let's move on to rule number 13. While confessing a fault or expressing a negative idea, the sequence of the personal pronouns should be as follows. ये अगेन मैंने कहा कि आपके नाउन के रूल्स में बताया गया था कि जब आप फॉल्स कन्फेस कर रहे हैं, कोई गलती कन्फेस कर रहे हैं, कोई गलती बता रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो या फिर नेगेटिव आइडिया बता रहे हैं, तो उस केस में आपका सीक्वेंस जो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी कि 1 2 3 रहेगा जब आप फॉल्ट बता रहे हैं या फिर नेगेटिव आइडिया बता रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच इज यू कैन से इट इज रिटन इन द रूल नंबर 14 that if you are communicating any normal positive idea, ठीक है, किसी भी तरह का पॉजिटिव आइडिया या किसी भी तरह का कोई भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अगर आप कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस रहेगा आपका, 2 3 1 सीक्वेंस रहेगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जब आप नेगेटिव रहते हैं या किसी गलती को एक्सप्रेस करते हैं, तो खुद को सबसे पहले आगे रखिए। ठीक है, यानी कि इफ यू आर इंक्लूडेड इन अ फॉल्ट, देन यू शुड कीप योरसेल्फ फर्स्ट, देन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू एंड देन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यही सीक्वेंस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन अगर आप किसी को पॉजिटिवली प्रेज कर रहे हैं या किसी कोई एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं किसी पॉजिटिव सिचुएशन में, तो उस केस में आप दूसरों को आगे रखेंगे, जो आपके सामने ज्यादा पहले खड़ा है उसके बारे में पहले बोलेंगे, जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर्सन को भी इंक्लूड करेंगे, उसके बाद लास्ट में खुद को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यू, ही एंड आई, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस रहेगा। सीक्वेंस का जैसे आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग, वी विल बी पनिश्ड, ये आपका सेंटेंस है व्हेन यू आर कन्फेसिंग फॉल्ट। सेंटेंस आपका जब आप नॉर्मल आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर गुड वर्क वी हैड डन। ठीक है, मतलब
जब प्रेस की बात आ रही है, ठीक है, जब काम खत्म करने की बात आ रही है, जब स्टडीज खत्म करने की बात आ रही है, तो ये सारे सीक्वेंस में आपका ये सीक्वेंस रहेगा हमेशा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द रूल्स टुगेदर, ताकि अलग अलग पढ़ने से क्या होगा कि हो सकता है कि समझ में ना आए, साथ में पढ़ने से थोड़ा हेल्प मिलेगा. ठीक है, रूल नंबर 13 और 14 साथ में रखिएगा, पढ़ने से हेल्प मिलेगा. ठीक है, okay, so moving on to the next part, that is your rule number 15. Okay, after but, except, between and let, pronouns will be in objective format. ठीक है, हालांकि इसको अलग नहीं करना चाहिए था, लेकिन but के बाद, except के बाद, between के बाद और let के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा. ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में बट लगा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब कि उनको छोड़कर, ठीक है, जो भी एक्सेप्ट के बाद लिखा है उसे एक्सेप्ट से पहले वाले सेंटेंस में इंक्लूड नहीं करना है. एक्सेप्ट का मतलब ये होता है बेसिकली. बिटवीन मतलब उनके बीच में. लेट मतलब कुछ भी करने देना. ठीक है, लेट हिम गो. ठीक है, लेट हिम फिनिश द वर्क. यही सारे सेंटेंसेस जो आपके रहते हैं. एवरीवन लाफ्ड बट आई. ठीक है, तो यहाँ पर बट आई इनकरेक्ट है, क्योंकि बेट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस लगता है. तो एवरीवन लाफ्ड बट मी, मतलब सब कोई हंस रहा था बट मैं नहीं हंस रहा था. ठीक है, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट, ही नहीं होगा, एक्सेप्ट हिम होगा. ठीक है, कोई नहीं अटेंड किया था, सिर्फ वो एक पर्सन, कोई भी मेल पर्सन है वो अटेंड किया था मीटिंग. लेट वी लाफ अवे आवर सॉरो. तो लेट वी नहीं होगा, लेट अस लाफ अवे आवर सॉरो, मतलब कि हमें अपने जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उन्हें हंस के बिता देना चाहिए, या जो भी इस तरह का फॉर्मेट आपका है. दिस इज बिटवीन यू एंड आई नहीं, दिस इज बिटवीन यू एंड मी. बिटवीन है तो यू एंड मी. एंड यहाँ पर यू एंड मी जो है आपका एंड से कंजंक्शन से कनेक्टेड है. इसका मतलब बिटवीन आपका यू और मी दोनों पे इफेक्ट करेगा. ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर बट के बाद यहाँ पर 2-3 और प्रोनाउंस लगे रहते हैं, ही, दे, आई, यू, मतलब ही, दे, यू, इस तरह का कुछ लगा रहता, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही रहना चाहिए. एंड से कनेक्टेड होगा, तो एंड से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि अगर लास्ट के बट के बाद यहाँ पर जितने भी प्रोनाउंस हैं, ठीक है, चाहे वो एंड से कनेक्टेड हो, चाहे वो और से कनेक्टेड हो, चाहे वो कॉमा से कनेक्टेड हो, सभी के ऊपर बट का रूल अप्लाई होगा. एक्सेप्ट का रूल अकॉर्डिंगली सब पे अप्लाई होगा. लेट का रूल सब पे अप्लाई होगा. बिटवीन का रूल सब पे अप्लाई होगा. ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर एंड लिखा है तो बिटवीन के बाद डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो इससे रूल नहीं लगना चाहिए. ऐसा नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर एंड में, और में या कॉमा से अगर कनेक्टेड है तो बिटवीन का रूल उस पे भी. ठीक है, okay, 15 number finished. I hope there is no doubt. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. If मैम not, 14 then नंबर 14 रिपीट कर दें. यस मैम. 14 आपका है कि when you are talking about anything positive between pronouns, मतलब आपके मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में 3 फ्रेंड्स हैं, आप हैं और आपके 2 और फ्रेंड हैं. तो अगर आपको एक नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन करना है कि आपको अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलना है कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए. ठीक है, ये नॉर्मल सा एक सेंटेंस है. तो इसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि पॉजिटिविटी है. ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे कि जब भी प्रोनाउन यूज करोगे अपने लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए, तो मान लीजिए एक आप 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, 2 में से एक को आपने फोन किया कि हम तीनों को मिलके चलना चाहिए, तो वो तीसरा वाला यहाँ पर कॉन्वर्सेशन में अभी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपकी बात नहीं सुन रहा है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस वो थर्ड पर्सन हो गया, जिससे बात कर रहे हो वो आपका सेकेंड पर्सन और आप फर्स्ट पर्सन हो गए. तो यहाँ पर इस केस में जिससे बात कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका एक फ्रेंड है रवि और एक है श्याम,
तो शाम को आपने कॉल नहीं किया, आपने रवि को कॉल किया, तो आप यहाँ पर रवि के लिए प्रोनाउन जो लगाएंगे वो पहले यू लगाएंगे उसके लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं, तो वो आपका सेकेंड पर्सन है। तो यू, शाम एंड आई। तो शाम के लिए हमने ही लगाया प्रोनाउन, ठीक है। तो यू, ही एंड आई शुड गो टू दिस पार्टी, ठीक है, हमें यहाँ जाना चाहिए इस पार्टी में। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखाई जा रही है और ना ही यहाँ पर कोई गलती कन्फेस की जा रही है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, नेगेटिव मतलब कोई आइडिया, मैसेज आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपने कोई गलती की या आपसे कोई गलती हो गई या आप रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आप पछतावा कर रहे हैं, इस तरह के जो चीजें होती हैं ये सारे नेगेटिव आइडियाज में आ जाते हैं। तो उनके लिए आप यहाँ पर इस सीक्वेंस में लगाएंगे आई, यू एंड ही, ठीक है। एंड अगेन जो मैंने पहले भी बताया था नाउन में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तीनों साथ में ही हो, मान लीजिए कि सिर्फ दो ही हैं, उस केस में मान लीजिए आप सिर्फ रवि को बात कर रहे हैं, शाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यू एंड आई हो जाएगा, ठीक है। एंड इस केस में आई एंड यू हो जाएगा, ही हट जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो इंक्लूडेड नहीं। तो अगर कोई दो पर्सन भी इंक्लूडेड है तो इसी सीक्वेंस में आपको बस इसको एलिमिनेट कर देना है जो पर्सन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यस मैम, समझ गए। ओके ओके, then anyone else who is having any doubt? चलिए तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल। आई होप 15 सबको समझ में आ गया। यस अंशु। मैम वो 12th नंबर का लेट वाला सेंटेंस और 15 में जो लेट वाला है दोनों तो सेम केस ही है ना? हाँ सेम केस है ना, यहाँ पर वही तो मैंने बोला कि रिपीट नहीं करना चाहिए था इन्हें ये रूल, बट यहाँ पर लेट जो है, लेट के साथ बट एक्सेप्ट बिटवीन सब लगा हुआ है, तो मुझे भी मैंने वही बोला कि यहाँ पर लेट के लिए अलग से नहीं रूल लगाना चाहिए था, बट स्टिल वहाँ पर लेट से पता है क्यों अलग रूल लगाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है, पुरानी बुक्स चाहे नई बुक्स, उसमें लेट के बारे में पहले बता दिया जाता है कि लेट में प्रोनाउन इस तरीके से लगता है, बट एक्सेप्ट और बिटवीन जो होता है वो पुराने बुक्स में आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पुराने बुक्स में ये रूल आपको बट एक्सेप्ट बिटवीन के साथ मिलेगा ही नहीं। अगर बहुत मोटी बुक आपने खरीदी है, बहुत एकदम डिटेल में पढ़ रहे हो किसी बुक में, तो उसमें शायद मिल जाए कि बट एक्सेप्ट और बिटवीन के बाद नहीं लगता है और सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन, अदरवाइज सिर्फ लेट में बताते हैं वो लोग। छोटी छोटी जो बुक्स आती हैं ग्रामर की, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो लेट में हमेशा रहेगा, लेकिन बिटवीन एक्सेप्ट बट में नहीं रहता है। ओके मैम। Okay, so let's move forward with the next rule. Rule number 16. Some is used affirmative in informative sentence to express quantity and degree. यानी कि some जो है वो अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम किस चीज को डोनेट कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्वांटिटी को, क्वांटिटी यानी कितना है, और डिग्री को यानी कितने हद तक किया जा रहा है काम। एनी अगर यूज करते हैं तो उसे हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। ये हमने नाउन में भी पढ़ा था, और यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, यहाँ पर नाउन यूज नाउन के लिए नहीं लग रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन के लिए लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम सेंटेंसेस मेरे ख्याल से आपके एग्जाम्पल में भी थे, वहां पर यहाँ पर जब हम क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, आई शैल बाय सम एप्पल्स, मतलब कुछ एप्पल शायद मैं खरीदूंगा, तो आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल यानी कि ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव आपका हो गया हैव यू बॉट एनी एप्पल, ठीक है, क्या तुमने एप्पल्स लिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका इंटेरोगेटिव में भी एनी आएगा। इसका एक केस मैंने नाउन में बताया हुआ है, स्पेशल केस की सम जो है वो इंटेरोगेटिव में कब लगता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुड यू गिव मी सम टाइम टू थिंक ऑन इट, कुड यू गिव मी सम वाटर, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जब आप प्लीज के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, आप प्ली कर रहे हैं किसी को, तो उस केस में आपका यहाँ पर क्वेश्चन के साथ सम लग सकता है। अदर केसेस में सिर्फ एनी लगेगा, ठीक है। बाकी जब आप पूछ रहे हो कि हैव यू गॉट एनी वर्क डन, मतलब क्या तुमने कुछ काम किया, ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ जो होगा वो सम से नहीं एनी से डिनोट होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज गेट सम वर्क डन, तो रिक्वेस्ट करो कि प्लीज कुछ काम कर लीजिए, तो उस केस में आप सम लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस आई होप सबको समझ में आ गया हो। हालांकि ये रूल आपका स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया था कि नाउन में भी ये रूल आपका आया था, और ये रिपीट हो रहा है एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि प्रोनाउंस के लिए है। Okay, so let's move. I hope there is no doubt in that. Rule number 17 is when a pronoun stands for a collective noun, यानी कि अगर कोई collective noun के लिए कोई pronoun अगर हम लिखते हैं तो वहां पर सिंगुलर नंबर के लिए और न्यूट्रल जेंडर कलेक्टिव नाउन हमें न्यूट्रल जेंडर के लिए लगाना है। यानी कि ऐसा हमें नहीं लिखना है कि हम किसी मेल पर्सन के लिए या फीमेल पर्सन के लिए लिख रहे हैं। न्यूट्रल रहना चाहिए, जेंडर में न्यूट्रल रहना चाहिए, ना तो फीमेल के लिए ना ही मेल के लिए रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपका कलेक्टिव नाउन जब एक साथ कोई काम करता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो सिंगुलर होने के कारण हम यहाँ पर इट्स लगाएंगे। और अगर प्लूरल हो गया यानी कि अलग अलग काम कर रहा है, वो लोग साथ में मिलकर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, साथ में मिलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर देयर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मतलब 12-13 अलग अलग हो गए, 12-13 लोग अलग अलग हो गए, वो ग्रुप नहीं रह गया। अगर वो साथ काम नहीं कर रहा है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं रह गया, वो पूरा ग्रुप जो है अलग अलग हो गया, इंडिविजुअल हो गया, तो प्लूरल हो गया। तो उस केस में आप देयर यूज करेंगे, इट नहीं यूज करेंगे। ये रूल आपका अगेन नाउन में बताया गया था, यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्योंकि इट्स आपका और देयर आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसी केस के लिए यहाँ पर ये भी बताया था कि इट जो है आपका ह्यूमंस के लिए इस केस में कलेक्टिव नाउन में ही यूज होता है। एक्चुअल ह्यूमन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अगर यूज होगा तो क्लास को अगर मैं रेफर कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ क्लास को, तो आपकी क्लास हो जाती है। क्लास में कोई भी क्लास एक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें अगर आप साथ मिलकर कुछ क्लास जैसे पढ़ रही है साथ में मिलकर, तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। but the students of every class is coming for the function, वहां पर आपका प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्लास के स्टूडेंट आ रहे हैं और कुछ क्लास के स्टूडेंट नहीं भी आ सकते हैं। तो इस केस में आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि कौन है स्पेसिफिक ग्रुप में, ठीक है। तो वहां पर अगर एक जो कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, यानी कि साथ काम कर रहा है, तो आप इट्स लगाएंगे। अगर साथ काम नहीं कर रहा है तो आप देयर लगाएंगे, ठीक है। आई होप रूल नंबर 17 इज क्लियर। Okay, before we move on to the next rule, let me just take your attendance. And अगर कोई डाउट होता भी है आपको, ठीक है, मान लीजिए बाद में पढ़ रहे हैं या आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए, तो ये सारा ग्रामर बहुत ज्यादा ध्यान में रखना नहीं होता है। थोड़ा बहुत ग्रामर आपको ध्यान में रखना है, जैसे लेट्स वाला जो रूल है, ठीक है, वो आप रूल रिटन कम्युनिकेशन हो चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो, दोनों में फॉलो करेंगे, ठीक है, दोनों में ही फॉलो करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये वाला कुछ रूल्स हैं जिसको आप फ्लैग कर सकते हैं। किन रूल्स को आप फ्लैग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं? यस, दीज रूल्स, ये सारे जो रूल्स हैं इनको आप बोलते वक्त उतना कोई ध्यान नहीं देता है, तो इन्हें आप फ्लैग कर सकते हैं, ठीक है। आइदर नाइदर एनी वाला केस हो गया, वो उतना कोई सुनते वक्त ध्यान नहीं देता है कि आपने सिंगुलर लगाया है या प्लूरल प्रोनाउन लगाया, ठीक है। लेकिन राम के लिए, मोहन के लिए आप प्रोनाउन लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक पर्सन है, तो वहां पर तो ध्यान दिया जाएगा ही, ठीक है। तो उस केस में आपको ये सारे रूल जो है बहुत अच्छे से ध्यान देने होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे रूल बोलने के लिए या स्पीकिंग समझने के लिए आपको ये ध्यान नहीं आता है, लेकिन आपको यहाँ पर बोलना पहले सीखना होगा, ठीक है। यू हैव टू लर्न टू फॉर्मुलेट द सेंटेंस, सेंटेंस बनाना सीखिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, रूल नंबर 18 इज ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन।
ये भी मैंने बताया था कि ईच अदर हमेशा सिर्फ 2 पर्सन के लिए ही यूज होता है। 2 brothers disliked each other. Romeo and Juliet loved each other. The two children quarreled with each other. तो ये तीनों सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट है आपके, और इन्हीं दोनों के लिए each other यूज हो रहा है। अगेन नेक्स्ट यही सिमिलर केस है। 18 का ए है, 18 का बी है। वन अनदर आपका 2 से ज्यादा पर्सन के लिए होता है। गुड बॉयज डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, यानी कि जो भी अच्छे लड़के हैं वो आपस में लड़ते नहीं हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लाइक वन अनदर। ठीक है, वो सारे ही बहुत फ्रेंडली हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, किसी में भी झगड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो सिचुएशन है, व्हेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज आप वन अनदर लगाएंगे, अगर सिर्फ 2 हैं तो ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, अगेन जब आप बात कर रहे हैं यानी कि सेंटेंस आप बोल के बता रहे हैं तो आप ईच अदर लगाते हैं 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए, तो हो सकता है कि कोई नोटिस ना करे। ठीक है, लेकिन वहां पर ईच अदर लगाने का मतलब होगा कि आप अगर किसी फ्रेंड मतलब वहां पर ईच अदर लगाने का मतलब ये होता है, जब आप बोलते हैं ना कि क्लास में आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो ये लाइन जब आप बोलेंगे क्लास में दैट यू शुड हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पर वो बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारे एक दूसरे को हेल्प करे ना करे, 2 स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एक्स स्टूडेंट वाई को हेल्प कर सकता है, वाई जेड को हेल्प कर सकता है, या एक्स की भी हेल्प कर सकता है। मतलब रिलेटिवली एक तरह से हम पेयरिंग की बात करते हैं, इसीलिए वहां पर ईच अदर बोल सकते हैं। लेकिन लिखते टाइम या स्पेसिफिकली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप इंग्लिश सेक्शन में कोई एग्जाम दे रहे हैं, उस केस में आप कभी भी 2 पर्सन से ज्यादा के लिए ईच अदर नहीं रहेगा सही। ये सेंटेंस सही नहीं होगा अगर आप ईच अदर 2 पर्सन के ज्यादा के लिए लगा रहे हैं, या वन अनदर 2 पर्सन के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं ये सब। ईच अदर, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच अदर और वन अनदर में 2 से कम नहीं होना चाहिए। कोई एक पर्सन के लिए ईच अदर नहीं लगता है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 19, टू प्रोनाउंस who, the pronouns who, whom, whose are generally used for person. Yes, ये तो पता है आपको कि who, whom और whose जो है वो किस केस के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए ही यूज होता है, इसलिए इसके लिए आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, who आप चेयर टेबल इसके लिए यूज नहीं कर सकते, आप पर्सन के लिए ही यूज करते हो। whom भी इसी केस के लिए यूज करते हो, whose भी उसी केस के लिए यूज करते हो। द ओनली डिफरेंस इज हु आप लगाते हो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस के लिए। नॉमिनेटिव जहां पर भी लिखा है उसका मतलब सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस के लिए होता है हु यूज होता है, हुम यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और हुज यूज होता है पोजेसिव के लिए। यानी कि अगर मुझे पूछना है कि ये क्लास किसकी है, तो हुज क्लास वाज दिस और हुज क्लास इज दिस। ठीक है, तो शिखा इज अ स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड। तो यहाँ पर शिखा के लिए हु यूज हुआ है। ठीक है, मम्मी डू नॉट डू दिस इन द क्लास, प्लीज डू नॉट डू दिस इन द क्लास। ठीक है, बहुत अजीब लगता है एंड दिस डिस्टर्ब द फ्लो सो मच, लाइक आई लिटरली वांट टू नॉट टीच यू इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, इस तरह रहता है ना तो मेरे को पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसे क्लासेस में। आप दूसरी क्लास में पूछ लीजिएगा, बीसीए की एक क्लास है जो बहुत हल्ला करती है, उनको मैं म्यूट करके रखती हूँ पूरे क्लास की, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करता है। ठीक है, ट्राई करिए कि इस तरह का आप हरकत ना करें। नेक्स्ट टाइम होगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। यस, तो यहाँ पर शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड। हु जो है आपका पहली बात तो शिखा के लिए यूज हुआ है, और शिखा यहाँ सब्जेक्ट है, पूरे सेंटेंस में शिखा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हु यूज हुआ है इसके लिए। दे आर द थीव whom the police caught। तो यहाँ पर थीव के लिए whom यूज हुआ है,
थीव्स यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो पुलिस यहाँ सब्जेक्ट है जिन्होंने पकड़ने का काम किया। किन्हें पकड़ा? थीव्स को पकड़ा, चोरों को पकड़ा। तो जिनको पकड़ा उस पे असर पड़ा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम whom यूज कर रहे हैं। दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट आर लॉस्ट, यानी कि ये स्टूडेंट है जिसके सर्टिफिकेट लूज हो गए हैं, मतलब उसके सर्टिफिकेट से। तो यहाँ पोजेशन को बताया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर पोजेसिव के लिए यहाँ पर हुज लगेगा। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना ही। आपका कुछ रूल्स और बचे हैं, 2-3 रूल्स और बचे हैं बस, वो हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। देन उसके बाद अगेन आपके क्वेश्चंस वाला फाइल मैं इसके साथ भेज दूंगी, और साइड बाय साइड हम लोग और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर अप हो जाए। अटेंडेंस मैंने ले लिया है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यस रोहित? मिस वो पेज नंबर 1 पे जैसा चाहिए ना, वो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, तो एकदम स्टार्टिंग में पेज एकदम नंबर 1 टाइप और रूल। टाइप वो थोड़ा टाइप बच। आप ले सकते हो, अदरवाइज आई विल अच्छा जस्ट ठीक है, सेंड आप इट। जब भेजिएगा तब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेंड ही कर दूंगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट्स मैं तब लेने बोलती हूँ जब जो चीज पढ़ाया है जिस दिन, उसी दिन आपको रिवाइज करना है, उसी दिन चाहिए रिविजन करने के लिए। ओके मिस। फॉरेन राइटर बुक, श्रीकांत अभी तो मेरे दिमाग में नहीं है कोई राइटर का बुक, बट अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा बुक रहेगा ग्रामर का, फॉरेन राइटर का, तो आई विल टेल यू। ठीक है? ओके, ऑल राइट। थैंक यू।